Good afternoon, class. In the last class, in the cash management, I had taught you different topics, that is, what is cash management. After that, the different motives of holding the cash, which can help in managing the cash in an organization and determine the optimum level. And at last, what are the objectives of cash management? I think you all can understand the different topics. Today now I am going to discuss the next topic, that is the factors which help in determining the need of cash. So the next topic is factors determining cash needs. There are the different factors which can help an organization to determine the optimum level of cash. Some of the topics I am going to discuss here. First one is synchronization of cash flow. कैश फ्लो मतलब कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। कैश फ्लो का सिंक्रोनाइजेशन मतलब कैश एट लास्ट सही समय पे एक ऑर्गेनाइजेशन में कलेक्ट कर पाना और उसके बाद उसका राइट टाइम पे प्रॉपर डिसबर्समेंट। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंट्स रिसीवेबल यानी अपने कस्टमर से बिल्स रिसीवेबल के फॉर्म में या डेटर्स के कंसिडरेशन में प्रॉपर टाइम पे कैश को रिकवर कर पा रहा है, तो इट मीन्स दैट वो कैपेबल है अपने सप्लायर्स को, जो भी उसने शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स ले रखे हैं या जो भी उसकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ हैं, उनको ईजिली वो पे कर सकता है। सो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कैश फ्लो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कैश की नीड को डिटरमाइन करने के लिए। अगर प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, कस्टमर टाइम से पैसा नहीं दे पा रहा, कस्टमर जो भी ओवरऑल बिजनेस से क्रेडिट पे गुड्स परचेज कर रहा है वो पैसा पे आउट नहीं कर रहा और वो कहीं ना कहीं बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ऐसे फॉर्मेट में बिज़नेस की जो कैश की नीड है वो वेरी कर जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है एक बिज़नेस के लिए कि कैश के फ्लो में यानी कैश का जो इनफ्लो है जो आउटफ्लो है उसमें एक एफिशिएंट सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट वन, कैश शॉर्टेज कॉस्ट। कैश की शॉर्टेज बिज़नेस में अगर कभी भी जनरेट होती है, कैश की शॉर्टेज का मतलब बिज़नेस के जो बेसिक डे टू डे ऑपरेशंस कैश ट्रांजैक्शंस हैं, जहाँ पे कैश के अल्टरनेट के अलावा दूसरे ट्रांजैक्शंस को या दूसरे सोर्सेज को इंक्लूड नहीं किया जा सकता, तो ऐसे फैक्टर्स में आपको मैंडेटरी लेवल पे चाहिए कि आपके बिज़नेस में समहाउ कैश होना चाहिए। तो वहाँ पे आपके लिए कुछ शॉर्टेज कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है। सपोज़ करिए एज एन इंडिविजुअल आप किसी पर्टिकुलर जगह पे अपने फ्रेंड के साथ गए हो और आपको इंस्टेंट 5000 रुपीज़ की नीड हो जाती है और आपके पास आपके वॉलेट में 2000 रुपीज़ अवेलेबल है और आपको पेमेंट कैश के फॉर्म में ही करना है। सामने वाली पार्टी आपसे किसी भी अदर सोर्स से फ़ंड लेने को तैयार नहीं है, तो ऐसे फेज़ में आपको कहीं ना कहीं से फ़ंड अरेंज करना होगा। आपने अपने फ्रेंड से डिमांड किया कि अगर तुम्हारे पास 3000 रुपीज़ हो तो मुझे इंस्टेंट दे दो, मैं इन फ्यूचर आपको पे आउट कर दूंगा। उस फ्रेंड के पास 3000 रुपीज़ था, मे बी वो आपको विदाउट एनी बेनिफिट आइदर इट इज़ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी वो आपको दे सकता है कि एज अ फ्रेंड आपने उससे हेल्प मांगी और उसने आपको हेल्प कर दिया। लेकिन मे बी हो सकता है कि वो आपसे कुछ रिटर्न भी मांग ले उस पर्टिकुलर फंड के अगेंस्ट में, आपसे कहे कि मैं आपको ये पैसा 10% इंटरेस्ट के अगेंस्ट में ही दूंगा या आपको इस पर्टिकुलर फंड के अगेंस्ट में मेरा ये स्पेसिफिक काम करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है उस कैश को इंस्टेंट अपनी नीड को फुलफ़िल कराने के लिए। तो ये आपकी कहलाती है कैश शॉर्टेज कॉस्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन के जो भी डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस हैं, अगर बिजनेस में ईजिली सारे ट्रांजेक्शन्स ऑपरेट हो रहे हैं, बिज़नेस अपना काम एफिशिएंटली कर रहा है, कैश की कोई शॉर्टेज नहीं हो रही है, तो ऐसे फॉर्मेट में बिज़नेस में शॉर्टेज कॉस्ट नहीं होती। तो बिज़नेस को ये भी फाइंड आउट करना होता है कि जब भी वो अपने कैश की नीड को आइडेंटिफाई कर रहा है तो बिज़नेस के पास्ट ऑपरेशंस में कहीं कैश की शॉर्टेज तो नहीं जनरेट हुई थी, कोई आपकी कंटिजेंसी मार्केट में जनरेट हो गई हो, किसी स्पेसिफिक टाइम में आपकी किसी पर्टिकुलर फैक्टर की डिमांड जनरेट हो गई हो जहाँ पे आपको कैश पे ही पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पे आपके पास कैश की शॉर्टेज जनरेट होती है।
अगर शॉर्टेज की पॉसिबिलिटीज़ है तो उस शॉर्टेज को भी हमें एट लास्ट इंक्लूड करना होता है जब हम अपनी कैश की नीड को डिटरमाइन करते हैं। तो ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैश के डिटर्मिनेशन में। नेक्स्ट वन, एक्सेस कैश बैलेंस कॉस्ट। एक्सेस कैश बैलेंस कॉस्ट का मतलब आपके पास जितने फंड की ज़रूरत है उससे ज़्यादा आपने फंड अगर मेंटेन कर रखा है तो यहाँ पे भी एक बिजनेस कॉस्ट को बेयर कर रहा है। देखिए कैसे, आप सबने पढ़ा होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी लॉस। आपके पास मल्टीपल अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, जिस अल्टरनेटिव को आप सेलेक्ट करते हो वो आपके लिए बेनिफिशियल फैक्टर हो गया और जितने फैक्टर्स आपने एक टाइम पे रिजेक्ट कर दिया वो सब आपके लिए अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया, जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। अगर बिजनेस को मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है और बिजनेस ने अपने पास 5 लाख रुपीज़ मेंटेन कर रखा है, तो यानी 4 लाख रुपीज़ एक्सेस मनी है। वो 4 लाख बिजनेस कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर सकता है या उससे अदर फैक्टर्स ऑपरेट किए जा सकते हैं जो बिजनेस में कहीं ना कहीं प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। लेकिन बिजनेस उस पैसे को अपने पास एज अ प्रिकॉशनरी फैक्टर में मेंटेन करके चल रहा है कि कभी कोई नीड जनरेट हो गई तो वहाँ पे हम इस कैश को यूज़ कर लेंगे, लेकिन नॉर्मल फॉर्मेट में इसकी कोई नीड नहीं है, तो वो आपके लिए कैश बैलेंस एक्सेस कैश बैलेंस है। वहाँ पे जो भी प्रॉफिट मिलने की अपॉर्चुनिटी थी कहीं और इन्वेस्टमेंट करके या उस पैसे को कहीं और यूज़ करके, वो आपने लूज़ कर दिया। दैट इज़ योर कैश बैलेंस कॉस्ट। कि जो एक्सेस कैश बैलेंस आपने मेंटेन किया है जिसकी बिजनेस में कोई नीड नहीं है, तो वो पैसा बिजनेस के लिए आइडल कैश है, यानी अनयूज्ड मनी है, तो वो आपके लिए अनयूज्ड फॉर्म में अवेलेबल है, इसलिए बिजनेस में उसे कहा जाएगा एक्सेस कैश बैलेंस कॉस्ट। तो अगर बिजनेस में ऐसे फैक्टर्स भी अवेलेबल हो रहे हैं तो कैश की नीड को डिटरमाइन करते समय हमें इसको भी एनालाइज करना है और यहाँ पे जितना भी एक्सेस कैश अवेलेबल है उन सारे फैक्टर्स को रिड्यूस अगर बिजनेस कर लेता है तो जो कैश बैलेंस की कॉस्ट आपकी जनरेट हो रही है इनडायरेक्टली, वो आपकी कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगी प्रॉफिट में। आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड द 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट वन, प्रोक्योरमेंट एंड मैनेजमेंट कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट का मतलब मार्केट से आप कोई भी चीज़ जो एक्वायर कर रहे हो, तो अगर हम कैश की नीड की बात करें तो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस में ही आप चीज़ों को एक्वायर करने के फैक्टर्स को इन्वॉल्व कर सकते हो। सपोज़ करिए आपने किसी रॉ मटेरियल को कैश के फॉर्म में परचेज़ किया, आपको ज़रूरत है 1000 यूनिट रॉ मटेरियल की, लेकिन आपने परचेज़ कर लिया 10,000 यूनिट और 5,000 यूनिट, तो आपने किसी चीज़ को प्रोक्योर करने में आपने ज़्यादा जो है पैसा खर्च कर दिया है जो आपके लिए अननेसेसरी फैक्टर्स में अवेलेबल है। मार्केट से आपको फंड चाहिए, शॉर्ट टर्म आपने लोन लिया, ज़रूरत थी 5 लाख रुपए की, आपने शॉर्ट टर्म लोन ले लिया है 10 लाख रुपए का, तो 5 लाख रुपए जो एक्सेस आपने लोन लिया तो प्रोक्योरमेंट के लिए आपने ज़्यादा कॉस्ट पे कर दिया है जो बिज़नेस के लिए ज़रूरी नहीं था। उसी का मैनेजमेंट, पैसा आ गया, बिजनेस ने अगर उसी पैसे को सही जगह पे यूज़ कर लिया है तब तो आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट एफिशिएंट है। लेकिन अगर बिजनेस में वो आइडल कैश के फॉर्म में अवेलेबल है या आप अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉपरली गैदर नहीं कर पा रहे हो, उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे फैक्टर्स में बिजनेस को ज़रूरी है कि अपनी कैश की नीड में इन कॉस्ट को भी एनालाइज करे कि क्या बिजनेस सही प्रोक्योरमेंट कर रहा है अपने फंड, अपने स्टॉक, इन सब को अरेंज करने में, और उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं। अगर ये चीज़ें एफिशिएंट है इट मीन्स आपकी कैश की जो नीड है वो भी एफिशिएंट है। अगर इनमें कहीं ना कहीं हर्डल है, कहीं ना कहीं आपने एक्सेस या शॉर्टेज कॉस्ट को इन्वॉल्व कर रखा है, तो वहाँ पे ज़रूरत है उसके इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि हमें बिजनेस में कहीं ना कहीं ऑप्टिमम कॉस्ट को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वन, कॉम्पनसेटिंग बैलेंस। लास्ट आप लोगों ने पढ़ा था कॉम्पनसेटिव मोटिव, तो बिज़नेस को कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करने की भी ज़रूरत होती है। कॉम्पनसेट किस फॉर्म में, जैसे बैंक के भी यहाँ पे बात की गई थी, तो बैंक के चार्जेस डिफरेंट आपके होते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ हैं, उनको हो सकता है कभी कॉम्पनसेट करने की ज़रूरत पड़ जाए कि कहीं कोई मिस हैपनिंग हो गई, उनके पास फंड की शॉर्टेज हो रही है, तो वहाँ पे आपको उन्हें कुछ कंपनसेट करने की ज़रूरत है। तो बिज़नेस को कितना कंपनसेट करने के लिए पैसा चाहिए, इसका डिटर्मिनेशन भी बिज़नेस को कैश की नीड की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने में होता है। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी।
सर्टेनिटी की अगर हम बात करें तो ये तो डिफाइंड है कि हमें पता है कि इन फ्यूचर में हमें क्या काम करना है, बट अनसर्टेनिटी, कंटिजेंसीज की बात करें तो एक बिज़नेस कभी भी ये एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकता कि बिज़नेस को कितनी अनसर्टेनिटीज़ हो सकती हैं। तो ऐसे फॉर्मेट में कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि हम अपनी अनसर्टेनिटीज़ को भी आइडेंटिफाई करें कि मे बी एग्जैक्टली इक्वल ना हो आपकी अनसर्टेनिटीज़ जो हो सकती हैं और आपने जो प्रेडिक्ट किया है, बट मे बी पॉसिबिलिटी है कि अनसर्टेनिटीज़ होंगी। तो उसके लिए बिजनेस हमेशा एक कंटिजेंसी फंड मेंटेन करके चलता है। तो अनसर्टेनिटीज़ का लेवल क्या है ये हम अपने पास्ट ऑपरेशन से एनालाइज कर सकते हैं। तो उसके बिहाफ पे हम अपनी कैश की नीड को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर एक नया बिजनेस है तो वहाँ पे नए बिजनेस के बिहाफ पे हम अपनी इंडस्ट्री के अंदर फर्म की पोजीशन को देख सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट हम देख सकते हैं कि मार्केट में आपकी जो डिमांड है वो कॉन्टीन्यूस बेसिस पे चलेगी या मार्केट में सीजनल फ्लक्चुएशन जनरेट होते हैं। तो ये आपकी कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटीज़ को डिफाइन कर सकता है, जिसके बिहाफ पे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कैश की नीड कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट, फर्म्स कैपेसिटी टू बोरो इन इमरजेंसी। फर्म की कैपेसिटी कितनी है बोरो करने की इमरजेंसी में। इमरजेंसी का मतलब कभी मार्केट में कोई पर्टिकुलर टाइम पे आपकी एक्सेस डिमांड जनरेट हो गई, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन है कि मार्केट में आपके जो प्रोडक्ट्स जो कंज्यूम किए जा रहे हैं उसकी इसी पर्टिकुलर टाइम में एक्सेस डिमांड जनरेट हो जाती है। तो वहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि आप मार्केट से कितना फ़ंड बोरो कर सकते हो। फंड की बोरोइंग मार्केट सिचुएशन एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन पे डिपेंड करती है, जिसे हम गुडविल कहते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन अच्छी है, मार्केट की पोजीशन बेटर है, तो मे बी आपकी ओवरऑल जितना पैसा आपको चाहिए आपको शॉर्ट टर्म में मार्केट से मिल सकता है। लेकिन अगर हमारी कैपेसिटी कम है मार्केट से फ़ंड बोरो करने की, तो हमें उस फेज़ में कहीं ना कहीं इमरजेंसी फ़ंड मेंटेन करना होता है, जिसके बिहाफ पे हम एट लास्ट अपने पास कैश की नीड को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है चीज़ों को मैनेज करने में। अगर मैनेजमेंट का अप्रोच एग्रेसिव अप्रोच है, एग्रेसिव अप्रोच आप लोग पढ़ चुके हो कि बिजनेस अगर जो मैनेजर है वो मार्केट की रिस्क को आसानी से डिटरमाइन करने के लिए कैपेबल है और उसे पता है कि वो मार्केट में चीज़ों को मैनेज कर सकता है, तो अप्रोच उसका एग्रेसिव है, तो ऐसे फेज़ में उसको कैश की नीड कम होगी। लेकिन अगर उसका अप्रोच कंजर्वेटिव है तो कंजर्वेटिव में हमेशा वो कैश की नीड को ज़्यादा मेंटेन करना चाहेगा, क्योंकि उसकी रिस्क कैपेसिटी बिल्कुल लो लेवल पे है, मार्केट के बिहाफ पे वो रिस्क नहीं ले सकता। तो जैसा आपका मैनेजमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी कैश की नीड कितनी हो सकती है। तो ये आपके डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आपकी कैश की नीड को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेटेड टू फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैश नीड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द टेक्निक्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। अगर हम आज के सिनारियो की बात करें तो एक बिजनेस के लिए कैश की नीड बहुत ही लीस्ट लेवल पे हो चुकी है। मार्केट में हमारे जो भी ट्रांजैक्शंस हैं मैक्सिमम लेवल पे हम ऑपरेट करते हैं कि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ऑपरेट कर लेते हैं। किसी भी पार्टी को हम नेफ्ट, आरटीजीएस इसके बेस पे हम आसानी से पेमेंट कर देते हैं। यूपीआई हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम 24/7 जब चाहें हम किसी को भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात कर लें समहाउ एंशिएंट पीरियड, यानी एंशिएंट पीरियड मतलब नियर अबाउट 10 ईयर्स 20 ईयर्स बैक, तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। लेकिन एक बिज़नेस तो मार्केट में रन करता था, तो उसको कहीं ना कहीं ज़रूरत थी कैश को मैनेज करने की। तो इस फॉर्मेट के बेसिस पे 3 डिफरेंट टेक्निक्स डिफाइन की गई थी कैश मैनेजमेंट की। वन इज कॉल्ड लॉग बॉक्स सिस्टम, सेकेंड वन इज कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग एंड थर्ड वन इज द डिसबर्समेंट सिस्टम। One by one, I can discuss each and every technique. First one is log box system. अगर हम मार्केट में बात करें बैंक्स की, तो बैंक्स आज की डेट पे मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हर जगह आपको डिफरेंट बैंक्स की ब्रांचेस मिल जाती हैं, हर जगह आपके लिए एटीएम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और हर एक इंडिविजुअल के पास 2 अकाउंट 3 अकाउंट अवेलेबल होते हैं।
लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो एक लिमिटेड ब्रांचेस थी मार्केट में, कस्टमर्स को बैंक तक पहुंचने में टाइम लगता था। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई आपका कस्टमर है जो रूरल में है, या कोई आपका सप्लायर है जो रूरल एरिया में काम कर रहा है और वहाँ पे कोई बैंक नहीं है, तो उससे आपको पैसा लेना है, तो ये सब नेफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो उस फॉर्मेट में आप तक पैसा वापस मिलना या सप्लायर को आपको पैसा देने में टाइम लगता था, जिसके बेसिस पे प्रॉपर गुड्स की ट्रांसफरिंग भी नहीं हो पाती थी। तो इसके लिए कैश मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स को स्टार्ट किया गया। इसमें पहली टेक्निक थी लॉक बॉक्स सिस्टम। लॉक बॉक्स सिस्टम पोस्ट ऑफिस की हेल्प से स्टार्ट की गई। कि पहले अगर हम बात करें तो बैंक से ज़्यादा पॉपुलर पोस्ट ऑफिस हुआ करते थे। हर जगह आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाते थे, हर जगह पे आपको लेटर बॉक्स मिल जाते थे, जिन्हें हम कहते थे पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो लेटर बॉक्स जो हमारे पास होते थे, तो हम लेटर अपने कहीं से भी कहीं भी पोस्ट कर देते थे। तो इसी का यूज़ किया गया लॉक बॉक्स सिस्टम के अंदर। कस्टमर्स जो भी मार्केट में अवेलेबल थे, जो आपके पास कस्टमर थे जिनसे आपको पैसा लेना होता था, तो बैंक और लॉक आपके पोस्ट ऑफिस, इन दोनों के म्यूचुअल कंसेंट पे एक फर्म एट लास्ट अपने पैसे को पोस्ट ऑफिस की हेल्प से अपने बैंक अकाउंट तक अरेंज करा लेती थी। जैसे मान लीजिए कि आप फर्म हो और आप इलाहाबाद में अपने फर्म में बिजनेस कर रहे हैं। आपका एक कस्टमर है जो कौशाम्बी में है, और मार्केट में आपके डिफरेंट जो पेमेंट आज की डेट पे सिस्टम्स हैं ये नहीं है। एक सिंपल सा कैश का सिस्टम अवेलेबल है या चेक का सिस्टम अवेलेबल है। कस्टमर को आपने गुड डिलीवर कर दिया, कस्टमर आपको पैसा देना चाहता है, बट कौशाम्बी से यहाँ आने में उसको टाइम लगेगा। ऐसे फेज में कौशाम्बी में वहाँ पे कोई ऐसा बैंक भी नहीं है जहाँ पे वो पैसा जमा कर सके। तो उस फॉर्मेट में पोस्ट ऑफिस अपने डिफरेंट पोस्ट ऑफिस बॉक्सेस लगाता था और उसके नंबर अलॉट होते थे, जिसे हम कहते थे पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर। कस्टमर जिस भी फॉर्म में आपको पैसा देना चाहता है, चाहे कैश के फॉर्म में या चेक के फॉर्म में, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अगर कैश के फॉर्म में है तो एक एनवेलप में कैश रख करके उस पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर कस्टमर को बता दिया जाता था कि इसी बॉक्स के अंदर आप डालिएगा। उसमें वो इन्फॉर्मेशन सारी लिख करके उस बॉक्स में डाल देता था। पोस्ट ऑफिस का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से उसको ले करके आपके बैंक तक उसको पहुँचा देता था, और वो बैंक में आपके अगर चेक है तो क्लियरिंग में चली जाती थी, अगर कैश है तो वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली जमा कर दिया जाता था। तो इसकी हेल्प से कहीं ना कहीं कस्टमर और सप्लायर, इनके बीच के जो रिलेशन थे वो एफिशिएंट बने। चलिए देखते हैं लॉक बॉक्स सिस्टम की अगर बात करें। अ लॉक बॉक्स सिस्टम इज़ अ पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर। ये आपका एक पोस्ट ऑफिस जो बॉक्स आपका होता है, हर एक का एक नंबर अलॉट होता है, टू विच सम और ऑल द फर्म्स कस्टमर्स आर इंस्ट्रक्टेड टू सेंड देयर चेक्स। अभी जैसा मैंने बताया कि फर्म अपने कस्टमर से इंटरेक्ट हर जगह नहीं कर पाती थी, तो ऐसे फेज में बैंक्स भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो वहाँ पे कस्टमर के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि पोस्ट ऑफिस का एक बॉक्स है जिसका नंबर कस्टमर को बताया जाता था। एक कस्टमर को जब भी पैसा देना है तो चेक के फॉर्म में उसे इंस्ट्रक्ट किया जाता था कि चेक को आप उस बॉक्स में डाल दो। कैश है तो कैश एक एनवेलप में रख करके उसको सील कर दीजिए, उसमें इंफॉर्मेशन लिख करके उस बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। द फर्म ग्रांट्स परमिशन टू इट्स बैंक टू टेक दीज चेक्स। फर्म को परमिशन देनी होती थी, किसको? बैंक्स को, कि आप इस चेक को ले लीजिए, किससे? पोस्ट ऑफिस से, और इमीडिएटली उसको आप क्लियरिंग हाउस पे सेंड कर दीजिए। तो क्लियरिंग हाउस में चली जाएगी तो उस चेक का पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर कैश है तो कैश को भी बैंक पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट कर ले और कलेक्शन करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दे। इन द लॉक बॉक्स लोकेशन एनालिसिस द फॉलोइंग एरिया शुड बी टेकन इनटू माइंड। जब भी हम लॉक बॉक्स लोकेशन को डिसाइड करते हैं, लॉक बॉक्स कहीं भी ऐसे तो नहीं लगाया जा सकता जहाँ पे आपके कस्टमर्स होंगे, जहाँ पे आपको नीड ज़्यादा होगी, जहाँ बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी, वहीं पे आपको ज़रूरत होती है कि आप लॉक बॉक्स को लगाओ। तो इसके लिए लॉक बॉक्स लोकेशन का एनालिसिस किया जाता था। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान देते हुए ये काम किया जाता था। पहला, डिटरमाइनिंग कस्टमर जोन। सबसे पहली प्रायोरिटी कस्टमर, कि आपका जो कस्टमर है वो किस जोन में है। ज़्यादा कस्टमर जहाँ पे हैं जिनको दिक्कत हो रही है आप तक चेक पहुँचाने में, कैश पहुँचाने में, पेमेंट में डिले हो रहा है, तो वहाँ पे एट लास्ट आपने कस्टमर जोन को अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो वहाँ पे आप आसानी से लॉक बॉक्स लगा सकते हो।
सेकेंड वन, ऑब्टेनिंग बैंक कॉस्ट डेटा। बैंक की कॉस्ट कितनी है। अब ये नहीं कि अब आपका कस्टमर लखनऊ में है, लखनऊ या रायबरेली में है, आपने अपना लॉक बॉक्स लगा दिया, यहाँ से वहाँ तक बैंक की कॉस्ट ही बढ़ गई, बैंक के एक्सपेंडिचर बढ़ गए, तो वो कहीं ना कहीं आपसे चार्ज करेगा। तो हमें ये भी देखना होता है कि बैंक की कॉस्ट कितनी है। मिनिमम कॉस्ट पे आपका अगर काम आसानी से, क्योंकि वहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी इन्वॉल्व है, बैंक भी इन्वॉल्व है, तो सबको कहीं ना कहीं चार्जेस देने हैं। बैंक आपसे सर्विस, जो पोस्ट ऑफिस है वो बैंक से पैसा लेगा, बैंक आपसे लेगा पैसा, क्योंकि सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पे हमें मिनिमम कॉस्ट पे अपने इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता था। एंड थर्ड वन, द कॉस्ट ऑफ फ्लोट। जो भी फ्लोटेशन है, यानी जो इंडिविजुअल आपका वर्क कर रहा है, जो पोस्ट ऑफिस का रिप्रेजेंटेटिव है, जो बैंक का रिप्रेजेंटेटिव है, उसको कितनी कॉस्ट दी जा रही है। ऐसा तो नहीं कि पूरे दिन में वो सिर्फ आप ही की एक चेक लाने में पूरा दिन अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। तो एक दिन का जो उसको पेमेंट किया जा रहा है वो सिर्फ आपकी एक चेक के लिए अगर होगा, तो कहीं ना कहीं वो बैंकिंग सेक्टर, पोस्ट ऑफिस सेक्टर दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं लॉस के लिए है। तो ये सारे फैक्टर्स आपके लॉग बॉक्स लोकेशन को एनालाइज करने के लिए इन्वॉल्व किए जाते थे। तो ये एक एंशिएंट पीरियड था। आज की डेट पे आप देखोगे तो लॉग बॉक्स आपको बहुत कम ही दिखाई देते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में लेटर का कॉन्सेप्ट ही रिड्यूस हो चुका है। तो चेक्स और इन सारी चीज़ों को तो कहीं ना कहीं रिड्यूस कर ही दिया गया है। तो लॉग बॉक्स सिस्टम मार्केट में अगर देखा जाए तो बहुत ही कोई आपका रूरल एरिया होगा ऐसा जहाँ पे बैंक्स नहीं होंगे, ऐसा मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई एरिया बचा नहीं है जहाँ पे आज की डेट में बैंक्स की अवेलेबिलिटी ना हो और जहाँ पे कस्टमर और सप्लायर अपने ट्रांजैक्शंस को ऑपरेट ना कर सकें। तो ये सिस्टम आज की डेट पे कहीं ना कहीं ऑब्सोलीट हो चुका है मार्केट से। इसके बाद एक नया सिस्टम बैंकिंग के बिहाफ पे प्रमोट किया गया। तो बैंकिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग और दूसरा डिसबर्समेंट सिस्टम, जिसे कहा गया डिसबर्समेंट बैंकिंग। कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग कलेक्शन के लिए किया गया और डिसबर्समेंट सिस्टम पेमेंट के लिए किया गया। कलेक्शन किससे होगा? कस्टमर से। तो कस्टमर से कलेक्शन करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग बनाए गए और पेमेंट करने के लिए, पेमेंट किसको? सप्लायर को पेमेंट करने के लिए यहाँ पे डिसबर्समेंट सिस्टम बनाए गए कि सप्लायर अगर कस्टमर तक नहीं पहुँच पा रहा है तो जहाँ पे कस्टमर्स अवेलेबल हैं वहाँ पे डिसबर्समेंट सिस्टम बनाया जाए कि सप्लायर आसानी से पैसा ले सके जहाँ पे सप्लायर अवेलेबल है, और जहाँ पे कस्टमर है जो पैसा नहीं जमा कर पा रहा है तो वो अपना पैसा वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग के बेस पे जमा कर सके। तो कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग और डिसबर्समेंट बैंकिंग ये आपके इंडिविजुअल या इंडिविजुअल हो, फर्म हो, जो कस्टमर या सप्लायर है और जो आपका मेन बैंक है, इनके बीच का इमीडिएटर था। कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग कलेक्शन के लिए इन्वॉल्व किया गया, कस्टमर से पैसा लेने के लिए, और डिसबर्समेंट बैंकिंग सप्लायर के लिए। यहाँ पे आपका जो फैक्टर था कि कस्टमर से पैसा लेना है, कस्टमर पैसा जमा करेगा कहाँ पे या चेक जमा करेगा? कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग में, और कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग उसी चीज़ को ट्रांसफ़र किसको करेगी? मेन बैंक में, आपके मेन अकाउंट में। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली कस्टमर से मिलने की ज़रूरत नहीं है, एक इमीडिएटर बैंक अवेलेबल है जिसे कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग कहा गया। कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग को आप कह सकते हो कि एक आपके लिए स्मॉल कंसल्टेंसी ऑफिस खोल दिया गया है जहाँ पे आप पैसा जमा कर सकते हो, आपके लिए एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट की पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो। तो एक लोकल लेवल पे आपके लिए एक स्मॉल यूनिट अवेलेबल है बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में। जैसे आप देखोगे कि डिफरेंट एरियाज़ में बैंक्स अपने ऑफिसेस खोल देती हैं कि थर्ड पार्टी ऑफिस चला रही है, तो वहाँ पे आप समहाउ विड्रॉ भी कर सकते हो, एक मिनिमम अमाउंट की लिमिट बैंक देता है, और समहाउ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो वही कॉन्सेप्ट कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग का है। डिसबर्समेंट सिस्टम की बात करें तो ये बेसिकली आपका सप्लायर के लिए बनाया गया है। तो सप्लायर एट लास्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है कि सप्लायर को अगर जब पैसा लेना है तो वहाँ पे वो डिसबर्समेंट बैंक में जा कर के चेक को ओवरऑल इन्वॉल्व कर सकता है, और एट लास्ट आपके बैंक अकाउंट, डिसबर्समेंट बैंक आपके मेन अकाउंट से पैसा विड्रॉ करके उसको पे आउट कर देंगे। चलिए, तो लॉग बॉक्स सिस्टम क्लियर हो गया होगा। एक शॉर्ट समरी कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग और डिसबर्समेंट सिस्टम की भी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग। अ कॉन्सेंट्रेशन बैंक इज सिंपली अ बैंक डिजाइन्ड बाय द फर्म टू परफॉर्म 3 मेन टास्क। ये बैंक आपका बनाया गया था बैंक के बिहाफ पे ही, बैंक ने इसे डिज़ाइन किया था फर्म के लिए, जिसको 3 मेन टास्क ऑपरेट करने थे। पहला, रिसीविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम बैंक इन द फर्म्स कलेक्शन सिस्टम। बैंक्स का जो कलेक्शन सिस्टम है, यानी फर्म का जो कलेक्शन सिस्टम है, वहाँ उनसे एट लास्ट पैसा रिसीव फ्रॉम बैंक से पैसा लिया जाए। किस बैंक से?
कस्टमर के बैंक से, कि कस्टमर का जो बैंक है वो एट लास्ट पैसा वहाँ से ले करके और कस्टमर के पैसा ले करके एट लास्ट जो आपके फर्म का कलेक्शन सिस्टम है वहाँ तक पैसा पहुँचाया जाए। ट्रांसफ़र फंड टू द फर्म डिसबर्समेंट बैंक, फर्म का जो डिसबर्समेंट बैंक है उसको पैसा ट्रांसफ़र किया जाए। डिसबर्समेंट किस लिए? क्योंकि जो आपके सप्लायर हैं उनको पैसा विड्रॉ करना है, तो जो पैसा आपसे मिलेगा वही पैसा ट्रांसफ़र भी किया जाएगा डिसबर्समेंट के लिए। एंड सर्व एज द लोकल पॉइंट फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन, लोकल पॉइंट बनाया गया जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी ले सकते हो। शॉर्ट टर्म क्रेडिट का मतलब लेस देन 1 ईयर, और वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट को ऑपरेट भी कर सकते हो। इसकी एक लिमिट बनाई गई जो एट लास्ट आपके डिफरेंट बैंक्स के बिहाफ पे वेरी कर सकती है। इट इज़ यूजफुल फॉर द फर्म टू कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम लॉक बॉक्स बैंक टू मेन बैंक अकाउंट। तो जो आपके लॉक बॉक्स बैंक हैं, लॉक बॉक्स बैंक्स मतलब जो आपके डिफरेंट आपके बैंक्स बनाए गए हैं उनके बिहाफ पे फर्म कलेक्शन कर सकती हैं कि फर्म का जो पैसा है जो कस्टमर से लेना है उसको लेकर के फर्म के मेन अकाउंट तक ट्रांसफ़र कर दिया जाए। दिस प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग फंड इज कॉल्ड कैश कंसंट्रेशन। यही आपका जो प्रोसेस है कि कस्टमर के पास से पैसा लेकर के कस्टमर आपका जो लॉक बॉक्स सिस्टम में पैसा डाल रहा है या अपने जो बैंक अकाउंट से आपको पैसा देना चाहता है, तो बैंक ने क्या किया, एक अपना ही लॉक बॉक्स बैंक बना दिया जिसे कहा गया कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग कलेक्शन के लिए, और वो आपके मेन बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर। तो कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग को हम लॉक बॉक्स बैंकिंग भी कह सकते हैं। कि अभी पिछले कॉन्सेप्ट में क्या था कि हम पोस्ट ऑफिस की हेल्प से एक लॉक बॉक्स सिस्टम बना रहे थे कि वहां पे पोस्ट ऑफिस का एक बॉक्स नंबर है जहां पे आप पैसा डाल सकते हो। इसमें क्या है, बैंक ने अपना ही एक लॉक बॉक्स बैंक्स यानी एक यूनिट वहां पे एस्टैब्लिश कर दिया टेम्परेरी बेस पे, जो एक लोकल पॉइंट है जिसका काम क्या है, कस्टमर से पैसा कलेक्ट करना और फर्म के मेन अकाउंट में पैसा जमा करा देना। इसे कहा गया कैश कॉन्सेंट्रेशन। यानी आप कैश पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो और जो आपका कलेक्शन प्रोसेस है उससे आप एफिशिएंटली टाइम से कस्टमर से पैसा कलेक्ट कर पा रहे हो। थर्ड एंड लास्ट वन, दैट इज डिसबर्समेंट सिस्टम। डिसबर्समेंट सिस्टम, इट इंक्लूड्स द बैंक delivery mechanism and procedures the firm used to facilitate the movement of cash from the firm's centralized cash pool to disbursement bank and then supplier. disbursement bank आपका बनाया गया किस लिए कि सप्लायर को जो आपको पैसा देना है, तो सप्लायर आप तक आने में अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है, आपके बैंक तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है मेन बैंक तक, तो वहां पे आप एक डिसबर्समेंट बैंक को एग्जिस्ट करा दो जो आपके लिए एक तरीके से ये भी एक लॉक बॉक्स बैंक है, लेकिन ये किस काम के लिए है, पेमेंट करने के लिए। कि आपके मेन बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ करके ये ट्रांसफ़र होता है डिसबर्समेंट बैंक में और फिर उसी डिसबर्समेंट बैंक से सप्लायर ईजिली पैसा विड्रॉ कर सकता है। डिसबर्समेंट बैंक आर बैंक अपॉन विच डिसबर्समेंट चेक आर ड्रॉन। एक ऐसा डिसबर्समेंट बैंक क्या है जहां पे हमें जो डिसबर्समेंट यानी जो पेमेंट की चेक है वो आपकी ड्रॉ हो सकती है, यानी उसको हम वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, और जो सप्लायर है वो आपके मेन अकाउंट से पैसा विड्रॉ करके डिसबर्समेंट बैंक में ट्रांसफ़र होगा और डिसबर्समेंट बैंक से उस पैसे को सप्लायर को पे आउट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो कस्टमर सप्लायर आपका है उसको प्रॉब्लम ना जनरेट हो आप तक पहुँचने में, या आप सप्लायर को पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपके ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए ये पेमेंट बैंक बनाया गया। इट मे बी मोर कॉम्प्लेक्स देन कलेक्शन सिस्टम। वाई? कलेक्शन करना, दूसरे से पैसा लेना ये आसान है, लेकिन पैसा देना ये डिफ़िकल्ट है। जैसे आपको अगर मान लीजिए इंश्योरेंस पॉलिसी आपको करानी है, आप खुद की इच्छा से कराओगे तो आप एजेंट की सारी बात सुनते हो और अपने, लेकिन अगर एजेंट आपको एट लास्ट कोई चीज़ समझा रहा है तो आप वहाँ पे अपने मल्टीपल बेनिफिट्स को आइडेंटिफाई करते हो। रीज़न ये है कि आपको पैसा पे आउट करना है, तो पेमेंट करने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करना होता है, इसलिए डिसबर्समेंट सिस्टम मोर कॉम्प्लेक्स है देन कलेक्शन सिस्टम। इट जनरली फॉल्स अंडर मोर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हेडक्वार्टर्स। यहाँ पे हेडक्वार्टर से डायरेक्ट कंट्रोलिंग इसलिए है क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि गलत पेमेंट हो जाए और फिर उसकी रिकवरी पॉसिबल ना हो, तो इसलिए हेडक्वार्टर वहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल करता है। हमें हेडक्वार्टर यानी मेन बैंक अकाउंट से परमिशन ले करके ही डिसबर्समेंट बैंक जो है पेमेंट करता है अपने सप्लायर को। द कॉन्सेंट्रेशन बैंक सर्व एज वैल्यू बिटवीन फर्म कलेक्शन सिस्टम, लिक्विडिटी पोर्टफोलियो एंड डिसबर्समेंट बैंक। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बैंक
एक वैल्यू जनरेट कराता है, एक वैल्यू सर्व करता है किसके बीच में, फर्म का जो कलेक्शन सिस्टम है, यानी फर्म के पास जो कलेक्शन का पैसा है उसको कहीं ना कहीं सप्लायर तक ट्रांसफ़र किया जाए, सप्लायर को जो पैसा देना है। लिक्विडिटी पोर्टफोलियो, जो भी आपके पास पोर्टफोलियोज़ हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे एक लिक्विडिटी मेंटेन कराता है। और डिसबर्समेंट बैंक की हेल्प से हम अपने सप्लायर को अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक एग्जिस्ट करा सकते हैं, इसमें भी ये हमें हेल्प करता है। ये आपके डिफरेंट टेक्निक्स थे कैश मैनेजमेंट के। तो आज आप लोगों ने 2 टॉपिक पढ़े हैं, एक फैक्टर्स जो हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कैश की नीड को, और दूसरा टेक्निक्स जिनको बिजनेस में यूज़ किया जाता है जिससे कि हम एट लास्ट कस्टमर और सप्लायर और फर्म इन तीनों के बीच में एक एफिशिएंट रिलेशन मेंटेन किया जा सके। अब बिजनेस के लिए चाहे कस्टमर हो चाहे सप्लायर हो, ये सब आपके लिए एक एफिशिएंट लेवल पे अवेलेबल रहें, लॉन्ग टर्म बिजनेस में साथ इनका आपके साथ रिलेशन बना रहे। तो एक फर्म के डेवलपमेंट, सप्लायर के डेवलपमेंट और कस्टमर तक सही चीज़ें पहुंचने के लिए ये आपका कैश मैनेजमेंट डिफरेंट सिस्टम्स बनाए गए थे। तो आई थिंक आज जितनी चीज़ें मैंने समझाई हैं ये आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को प्रॉपरली देख लीजिएगा, एक एक चीज़ समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आगे का जो टॉपिक है वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।